हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हमारा जो यूनिट 3 चल रही है डेटाबेस में, उसमें हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे। आज का जो मेनली टारगेट रहेगा वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं वो सीखेंगे हम, ठीक है। और साथ में जितने भी AKTU के PYQs होंगे आई विल कवर साइड बाय साइड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम डेटाबेस में जो रिडंडेंसी होती है या जो डेटा की इंटीग्रिटी होती है उसको हम मेंटेन करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आप जब डेटाबेस में, डेटाबेस क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना। जब आप डेटा स्टोर करते हो तो कई बार ऐसे टपल्स होते हैं, ये तो आपको पता है कि देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? टपल। ये क्या है? आपके टपल हैं। तो ये आपको पता है, कई बार जब हम डेटा फिल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपके टपल्स होते हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं, या कोई एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसकी नीड नहीं है या रिपीट हो रहा होता है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने सपोज डेटा भरा, ठीक है, तो आपने कोई डेटा भरा, सपोज SSN है, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डेटा भरा, ठीक है। कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें कि वो जिस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेट करता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि रोल नंबर मेरा इंटीजर होना चाहिए, गलती से मैंने उसे कुछ गलत भर दिया या उसमें रिपीटिशन हो रहा है, या आपकी टेबल को आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस को रिजॉल्व करता है नॉर्मलाइजेशन। डेटा जो है कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट, अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो टेबल में चेंज हो, कहीं भी डिस्क्रिपेंसी ना हो कि एक जगह तो आपने सपोज डिपार्टमेंट HR लिख रखा है और एक जगह HRA ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है? रेदर देन कि आप सारे डेटा को एक टेबल में स्टोर करें, यानी कि अगर मैं कॉलेज की बात करूं, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक कॉलेज में क्या डेटा हो सकता है? एक तो फैकल्टी का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, कौन सी फैकल्टी किस सेक्शन को पढ़ाती है ये डेटा हो सकता है। एक डेटा ऐसे हो सकता है कि भाई कौन डायरेक्टर लेवल पे है, कौन किस लेवल पे, रेदर देन कि एक पर्टिकुलर टेबल बनाना, उस पर्टिकुलर टेबल में ही सारा डेटा, फैकल्टी का भी एज अ देखो एज अ स्टूडेंट और फैकल्टी अलग रिलेशन होगा, एक कॉलेज के बेसिस पे वी आर एम्प्लॉयज, तो अलग अलग रिलेशन होगा। ऐसा ना हो कि सारा डेटा एक ही टेबल में स्टोर करें। रेदर देन स्टोरिंग द डेटा इन अ सिंगल टेबल, वी डिवाइड आर डेटा इनटू अ स्मॉलर टेबल सो दैट क्या हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और रिडंडेंसी ना आए। इसी को ही बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये इन्वॉल्व करता है कि आप डेटाबेस को स्मॉलर टेबल में डिफाइन करते हैं और उन टेबल के बीच में रिलेशन बनाते हैं। एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेट करती है? फॉरेन की मदद से। आपको पता है ना कि सपोज मेरे पास एक टेबल है, इसमें नेम, क्लास और डिपार्टमेंट है ना। इधर है डिपार्टमेंट नंबर, है ना, डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे ये फॉरेन की का काम कर रही है, यहाँ पे ये प्राइमरी की का। तो एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट करते हैं, हम छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं, उनमें डेटा को एफिशिएंटली और लॉजिकली स्टोर करते हैं। इसे को ही बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, नीड क्या पड़ी? ये तो मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, बहुत सारी बड़ी टेबल को स्मॉल स्मॉल टेबल में डिवाइड करना और उन टेबल के बीच में एक दूसरे का रिलेशन बनाना विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। भाई एक टेबल दूसरे टेबल से किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही तो कनेक्ट होगी, तो उसे ही हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब इसकी नीड क्या है? देखो, कई बार जब आप डेटा को ना एक ही जगह स्टोर कर रहे होते हो, देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। अब अगर ये वाला एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो, एम्प्लॉय आईडी अगर मैं इसे प्राइमरी की मानती हूँ और ये है आपका एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी एंड लोकेशन,
तो रिपीट हो रहा है बार बार HR, है ना, रेदर देन इन दो को दो टेबल्स में तोड़ देते तो मेरा रिपीटिशन नहीं होता, रिडंडेंसी नहीं होती। तो ये इशू है कि आपका डेटा रिडंडेंट होता है जब आप एक ही टेबल में बार बार डेटा को स्टोर करते हो तो डुप्लीकेसी आती है। अब देखो डुप्लीकेसी इतना फर्क नहीं डालती, बट आपको पता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर होगा तो मेमोरी स्टोरेज बढ़ेगी। भाई नॉर्मल सी बात है कि मेरे पास एक फाइल है, अगर आप अभी डेटाबेस के टर्म में मत समझो, एक फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल है, 2 KB की फाइल है, आप उसकी जितनी कॉपी बनाओगे तो हमेशा 2 KB की बनेगी। एक फाइल को स्टोर करने में कितना समय लगा, 6 KB। अब 6 KB कंप्यूटर की मेमोरी से ही तो जाएगा, तो आपको स्टोरेज का भी ध्यान रखना होता है। और ऑफ कोर्स एक ही चीज को आप बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, इसका ऐसे समझो, भी डेटाबेस के कंटेक्स्ट में मत समझो। आपके पास एक फाइल थी जिसका नाम जे था, है ना, आपने उसकी 3 कॉपी बना रखी थी, है ना, आपने बनाई, चलो ठीक है, स्टोरेज की तो प्रॉब्लम है ही, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट अब एक चीज बताओ, आपने कोई चेंज, अभी आप डेटाबेस को हटा दो, आपने कोई चेंज इस फाइल में किया, फिर थोड़ा दिन बाद नहीं देखा, फिर चेंज इसमें किया, फिर चेंज इसमें किया, तो 3 फाइल अलग अलग है में डिफरेंट चेंजेस, और आपने उसे 1 महीने बाद खोला तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चेंज दिखेगा, या सिर्फ आपने इसमें चेंज किया था इसमें दिखेगा, तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो डुप्लीकेसी कंसिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम अराइज करती है। तो आपको डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की नीड होती है। ऑफ कोर्स डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए, जो भी मैंने बताया कंसिस्टेंसी, कि अगर आप कोई चेंज करें तो वो थ्रू आउट शो हो, कोई इफेक्ट ना हो, या ऐसे समझो कि अगर मेरे पास एक मतलब ऐसे समझो कई बार ये होता है ना कि CS में बहुत बच्चा होता है पर मैकेनिकल में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अलग से टेबल ना बनाऊं, सपोज ये CS बिलोंग कर रही है, CS बिलोंग कर रहा है मैकेनिकल, अब सपोज कोई बच्चा है ही नहीं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी ना हो कॉलेज में, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसमें कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर मैं सारा डेटा एक ही टेबल में स्टोर करूंगी, अब देखो इस चीज को यहाँ समझो, अगर मेरे पास सपोज अभी आप देखो डिपार्टमेंट 001, डिपार्टमेंट 01 में कितने लोग हैं, 2, डिपार्टमेंट 02 में कितने लोग हैं, 1, अगर मेरे पास कोई एक और डिपार्टमेंट होता, डिपार्टमेंट 3 जो मैकेनिकल से बिलोंग करता है, उसकी डिपार्टमेंट लोकेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है, अब उसमें कोई बंदा नहीं है बट डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप सारा डेटा एक में ही स्टोर करोगे तो अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी लोग, तो वो डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब एक चीज समझो, अगर मेरा कॉलेज है, मैकेनिकल का बच्चा नहीं है या सिविल का बच्चा नहीं है किसी पर्टिकुलर ईयर में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिपार्टमेंट कॉलेज में एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो करना चाहिए। तो आपको डेटा मल्टीपल टेबल में स्टोर करने से डेटा की इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, एलिमिनेशन एनोमलीज जो आती हैं कि आप आसानी से इंसर्ट कर पाते हो, डिलीट कर पाते हो, चेंजेस कर पाते हो, ठीक है, वो सिंगल टेबल में पॉसिबल नहीं होता। अब कैसे नहीं होता वो हम आगे सीखेंगे। अगला सिंप्लीफाई मेंटेनेंस, आप जो है आसानी से अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्योंकि जब मल्टीपल देखो आप कहेंगे मैं मल्टीपल टेबल होगी तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, नहीं, डेटाबेस में टेबल्स जितनी होंगी इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। इस चीज को अभी जस्ट हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है, ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी, पहली बात देखो HR 2 बार लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क 2 बार लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हो सकता था ना भाई, देखो दोनों एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो रेदर देन 2 बार लिखने की जगह अगर हम 2 टेबल में लिखते तो एक ही बार लिखा जाता। अब देखो कैसे, इसको साथ साथ समझते हैं। मैंने क्या करा, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की थी, डिपार्टमेंट नेम था डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे फॉरेन की का काम कर रही है, और ये क्या है प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट लोकेशन। अब पहले वाले केस में क्या था कि भाई मेरी ये डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट लोकेशन, एलिस और बॉब इनकी एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 है, ये दोनों डिपार्टमेंट नंबर 01 से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है ये HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों न्यूयॉर्क सिटी से ही बिलोंग करते हैं। अब एक चीज समझो, ये चीज दोनों में क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है।
बट इसे 2 बार लिखना पड़ रहा है तो डेटा स्टोरेज बढ़ रहा है। अब अगर मैं एक ही टेबल में लिखूं और किसी वजह से मैं कुछ भी चेंज करूं तो वो दोनों में करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि इन फ्यूचर मैं HR को HRA लिखना चाहती हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी एंट्रीज है उन सारी एंट्रीज में HRA हो जाए, HRA हो जाए, और गलती से भी मैं भूल गई तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये प्रॉब्लम है एक। दूसरा, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एलिस और बॉन्ग दोनों किससे बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट 1 से। फॉरेन की क्या होती है, वो की होती है जो किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होती है। इसमें सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स आ सकती है या फिर वो वैल्यूज आती हैं जो यहाँ बिलोंग करती है ना। अब दोनों किससे बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट 1 से। तो जो HR 2 बार लिखा जा रहा था वो एक बार ही लिखा गया, न्यूयॉर्क एक बार ही लिखा गया। अब मैं अगर कोई भी चेंज करती हूँ, यहाँ पे HRA करती हूँ तो 2 बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसको रेफर कर रहे हैं, इसको। यानी कि एक बार में ही जो मैं चेंज करती हूँ, अपडेट करती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यानी कि जो HR न्यूयॉर्क रिपीट हो रहा था हर बार, अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं जो HR से बिलोंग करते हैं या डिपार्टमेंट 01 से बिलोंग करते हैं, तो बार बार HR न्यूयॉर्क लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिंपली क्या करना है, 4X डिपार्टमेंट 01 Y 02, बस इतना ही लिखना है। HR न्यूयॉर्क रिपीट नहीं होगा। तो जो कुछ डेटा है रिपीट, जो रिडंडेंसी थी, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक रिड्यूस होगी। देखो, हर चीज को तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, बट काफी एंड तक हम चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अपडेट एनॉमलीज, देखो सपोज यही जो मैंने बताया, अगर मैं HR को जरा सा भी कोई चेंज करती हूँ और मेरे पास 1000 एम्प्लॉय थे जो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, तो मुझे हर एक जगह चेंज करना था इस टेबल में। अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय हैं जो HR से बिलोंग करते हैं और इसकी जगह मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया HRA, तो मुझे 1000 बार चेंज करना होगा। लेकिन अगर मैं इसे टेबल में डिवाइड करूं तो मुझे 2 बार करने की जरूरत या 10 बार करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कर दिया यहाँ पे HRA। अब ये क्या गया, डिपार्टमेंट 01 से HRA, डिपार्टमेंट 02 से HRA, डिपार्टमेंट 01 से HRA, हजारों हजार अपने आप अपडेट हो जाएंगे। हर टेबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे चेंज करूंगी और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अपडेशन एनॉमलीज थी, अगर आप सिंगल टेबल में डेटा भरते हैं तो ये जो दिक्कत थी वो नॉर्मलाइजेशन मतलब टेबल्स को तोड़ना स्मॉल स्मॉल पार्ट में। ठीक है, इंसर्शन एनॉमली, यानी कि अब ऐसे समझो इस चीज को, अगर मैं चाहती हूं कि एक मैं कोई न्यू डिपार्टमेंट बनाना चाहती हूँ। देखो ऐसा होता है ना, आप न्यू जैसे कहीं जाते हैं किसी कंपनी में, कोई कंपनी पहले क्लाउड पे वर्क करती है, फिर जो है वो ब्लॉकचेनिंग पे वर्क करना चाहती है, वो एक डिपार्टमेंट लाना चाहती है, चाहे एम्प्लॉय हो या ना हो। या फिर ऐसे समझो, अगर हम अपने कॉलेज में बीटेक चला रहे हैं, बीटेक में पहले CS था, है ना, मैकेनिकल सिविल था, अब जैसे डिवाइड हो गए IT, पहले IT भी पुराना है, IoT, AIML, डेटा साइंस, ये नए आए ना, तो पहले कॉलेज की डेटाबेस एंट्री में ये ब्रांचेस ऐड होंगी, तभी तो बच्चे एनरोल होंगे। बट अगर इस केस की बात की जाए तो इस टेबल में जब तक एक बच्चा नहीं होगा कोई डिपार्टमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि आप एम्प्लॉय आईडी को तो नल नहीं रख सकते एज इट इज प्राइमरी की। तो यहाँ पर जब तक एक भी एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। कैन नॉट ऐड अ न्यू डिपार्टमेंट विदाउट एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पर एक ही टेबल थी एम्प्लॉय नाम की। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैं यहाँ पे एक न्यू डिपार्टमेंट ऐड कर सकती हूँ। ये वो डिपार्टमेंट का नाम मैंने 03 लिखा, है ना, यहाँ पे लिखा सपोज मैं ब्लॉकचेन करके डिपार्टमेंट ऐड कर रही हूँ और मैं उसे खोलना चाहती हूँ इंडिया में। अब इसका मतलब क्या है, एक ये है डिपार्टमेंट, टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, है ना। अब ये क्या बोलता है, इसका बोलने का मतलब है देयर एग्जिस्ट अ डिपार्टमेंट whose name is D03, whose department name is blockchain, है ना, ब्लॉकचेन, और इट इज इंडिया। अब ये 3 डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं कंपनी में। अब
एचआर डिपार्टमेंट में 2 लोग वर्क करते हैं, आईटी में 1 वर्क करता है, अभी इसमें कोई वर्क नहीं करता। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप कुछ एंट्री कर सकते हो यहाँ, इवन दो यहाँ कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की, है ना। आपको ये तो दिख रहा हो क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी इज, अगर मैं एक ही टेबल लिखती हूँ एम्प्लॉय नाम की, तो एम्प्लॉय आईडी इज माई प्राइमरी की, इट कांट बी नल, मीन्स you cannot add any new department until there is an employee which belong to that particular department, so it will create a problem here, है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम, लेट एक बंदा था चार्ली, जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, है ना। अब वो छोड़ के चला गया, तो क्या डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा? नहीं, बस वो बंदा चला गया। लेकिन इस टेबल की बात की जाए तो अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी बिलोंग नहीं करता। या यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अगर आप एचआर को रिमूव करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, एचआर को रिमूव करते हैं तो डिपार्टमेंट ही हटाना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि कंपनी से डिपार्टमेंट हट जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई नया डिपार्टमेंट खोला, उसमें एक ही पर्सन था, उसको कहीं और जॉब लग गई तो वो कहीं और चला गया, बट इट डजंट मैटर कि वो डिपार्टमेंट भी उससे खत्म हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप बात करें कि अगर दोनों ही पर्सन चले गए तो आपको एचआर डिपार्टमेंट को भी हटाना पड़ेगा, ये तो गलत है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर ये दोनों पर्सन चले गए, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने डिलीट कर दिया है, कोई भी पर्सन एचआर डिपार्टमेंट में फिलहाल नहीं है। बट ये नहीं है कि उस कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बीइंग टाइम वैकेंसी खाली है ना। तभी तो पता चलता है रिक्रूटमेंट की नीड है नहीं है ना। अगर आप एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर करने लगे तो भाई ये तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर नॉर्मल सी बात करें, आप एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठे हैं, आप किसी एचआर को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो आप डेटा, मतलब जब बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते कि ऐसे कि अच्छा एक एम्प्लॉय की, वो डेटाबेस में उसमें चेक करेंगे, अच्छा अभी नीड है रिक्रूटमेंट की, एचआर डिपार्टमेंट में कोई नहीं, तो वो डेटाबेस में ही तो देखेंगे। अब वहां पे ये डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन की नीड होती है, एक टेबल में डेटा ना स्टोर करके मल्टीपल डेटा में। हाँ, ऑफकोर्स जब आप मल्टीपल टेबल का यूज करते हो, इंसर्शन डिलीशन काफी हद तक आता है, तो उस चीज को हमने बताया था, डिलीट कैस्केड, है ना, डिलीट नल, वो वहां पे है। तो यानी कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं, मैं बोलती हूँ अगर मैं नॉर्मलाइजेशन ना करने का मतलब है एक ही जगह सारा डेटा स्टोर करती हूँ, तो भाई मेरी रिडंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि जो मेरा डेटा है डुप्लीकेसी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी की दिक्कत होगी, इंसर्शन डिलीशन प्रॉब्लम होगी। मैं ऐसे ही कुछ इंसर्ट नहीं, देखो टेबल्स में डिवाइड करने पे भी आप ऐसे ही कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बना सकते जिसमें कोई एम्प्लॉय ना हो अगर एक ही टेबल है। लेकिन जब आप मल्टीपल टेबल में स्टोर करोगे तो आप डिपार्टमेंट रख सकते हो विन दोस्त में एम्प्लॉय ना अवेलेबल हो। आप ऐसे ही कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते, आप अपडेट करोगे वहां पे भी दिक्कत है, लेकिन ये जो दिक्कत है कि आपको 100 जगह अपडेट करना है। अब एक चीज समझो, ऐसे समझो एक कॉलेज है, कॉलेज में गलती से, मतलब जिसने भरा उसने गलती से ना CS को CS या CS लिख दिया, अब है क्या CSC। तो अगर वो एक ही टेबल में स्टोर करे तो 1000 जगह CSC थोड़ी करेगा, लेकिन अगर उसने मल्टीपल टेबल में स्टोर किया है तो वो एक ही जगह यहाँ पे चेंज करेगा और एवरीबडी बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। देखो आप इस चीज को ऐसे समझो कि सिंगल टेबल में आप कहेंगे ना मल्टीपल कॉपीज, देखो सिंगल टेबल में स्टोर करना यहाँ पे डेटाबेस में फायदेमंद होता है रेदर देन सिंगल जगह स्टोर करना, ठीक है। मतलब डेटा को रिपीट में नहीं स्टोर करना है, बहुत सारे डेटा को फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। यानी कि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नेम एक जगह पड़ा है, डिपार्टमेंट आईडी से ये दोनों कनेक्ट हो गए और कुछ डेटा इधर डाल दिया, तो आपकी ना रिडंडेंसी रहती, आसानी से अपडेट हो जाता है ना, एनॉमलीज आती है, आप डायरेक्टली ऐड और डिलीट कर सकते हैं। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन स्टिल रहेगी कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक पर्सन आया 4, यहाँ पे लिखा है अभिषेक,
और यहाँ पे ऐसा कोई डिपार्टमेंट डाल दे जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज अ कंस्ट्रेंट। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट न्यू बना सकते हैं जो आप ग्रो कराना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसको आप अपनी कंपनी में या अपनी कॉलेज में एनरोल कराना चाहते हैं। भाई पहले तो आप अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे कॉलेज में IoT या AIML पहले वो रजिस्टर हुए, AKTU ने हमें ये दिया कि हाँ आप बच्चे एनरोल कर सकते हो। पहले तो हमें वो प्रोसेस हुआ ना, तभी तो बच्चे आएंगे। यानी कि हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है वहां पे शो होने लगा कि आपका कॉलेज में आपके कॉलेज में क्या है, IT है ना, आपके कॉलेज में क्या बोलते हैं DS है। पहले तो डिपार्टमेंट शो हुए ना, तभी तो बच्चे एनरोल हुए। तो यहाँ पे जितनी टेबल्स में डेटा डिवाइड होता है, उनके बीच में रिलेशन होता है, उतना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन ये हो गई। अब क्या होते हैं आपके नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है टेबल्स को तोड़ना काफी सारे पार्ट्स में। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि हम अपने डेटा को कितना अच्छा बना पा रहे हैं, उसके काफी सारे नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि पहला नॉर्मल फॉर्म कहता है कि डेटा मल्टीपल वैल्यूज में नहीं होता है। दूसरा कहता है कि वो प्राइमरी की पे ही डिपेंड होना चाहिए। तीसरा यानी कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट लगा देते हैं ना कि भाई एक ये बोलता है कि एक बच्चा जैसे होता है 90% वाला, उसको बोलते हैं ना कि तुम्हें तो AKTU के क्वेश्चंस के अलावा ये भी करना है। एक बच्चा 30% का, उसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है टेबल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो हम एकदम तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते। तो नॉर्मल फॉर्म एक तरह से क्या है कि आप जो है अपने डेटा पे छोटे छोटे क्या कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो सबसे पहला जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपके पास जो है नॉर्मल फॉर्म, मैं डेफिनेशन अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर एक बार लिखवा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप लिख सको। देखो नॉर्मल फॉर्म आपके होते हैं 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। जो मैक्सिमम टेबल्स होती हैं जो हम डेटाबेस को बनाते हैं वो BCNF तक ही रखते हैं। आपके मतलब कंस्ट्रेंट्स लगाते जाते हैं, वो नॉर्मली BCNF तक होते हैं। कुछ ही डेटाबेस में डेटा 5NF तक आता है। और आपके पेपर की बात की जाए तो जो आपका क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल पे, वो इस पे आता है। और जो ये आता है वो यहाँ पे थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्मल फॉर्म से बताओ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नॉर्मल फॉर्म के डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी। ठीक है, और जो 4th 5th NF होता है वो नॉर्मल थ्योरेटिकल आता है कि 5th NF को 4th NF को एक्सप्लेन करो। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी बट इसे थ्योरेटिकल बेसिस पे ज्यादा करना, क्योंकि आज से 5-6 सालों से ये थ्योरेटिकल आता है। कई बार ये पूछ लेते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म, देन यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है ना, उसी के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करना। तो भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है, देखो पहले इसको पढ़ने से पहले बिना लैंग्वेज के समझते हैं। आपका ये क्या है? टेबल है, दीज आर एट्रीब्यूट, है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। हर एक एट्रीब्यूट का एक डोमेन है। डोमेन मतलब आईडी इंटीजर टाइप की स्टोर कर सकता है। ये जो है आपका स्ट्रिंग है ना, करेक्टर है, और ये भी एक करेक्टर है। ठीक है, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है कि जो हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन है वो सिंगल वैल्यू ही होल्ड करे, मल्टीपल वैल्यू होल्ड ना करे। यानी कि अगर नेम है एक पर्टिकुलर, अभी ये नहीं पढ़ रहे, नॉन टेक्निकल, अगर ये टपल है तो आईडी में 1 हो, नेम में एक एलिस है, सब्जेक्ट सिंगल हो, सिंगल वैल्यू एटॉमिक वैल्यू ही अलाउ है एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के पर्टिकुलर डोमेन के पर्टिकुलर टपल पे। ठीक है,
अब इसे पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक सिंबल इंडिविजुअल वैल्यू, यानी कि जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट का कोई डोमेन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपल और इंडिविजुअल होनी चाहिए, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये अलाउ नहीं है। अब आप देखो ये एक टेबल दे रखी है, इसका ये एट्रीब्यूट है आईडी, आईडी की पर्टिकुलर टपल पे सिंगल वैल्यू है अलाउड, ये सिंगल वैल्यू है अलाउड, ये क्या है मल्टीपल वैल्यू है, इट इज नॉट अलाउड। एंड दैट वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट इन अ टपल मस्ट बी सिंगल वैल्यू फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट। इसका मतलब है देखो, अगर आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का जो डोमेन है वो डोमेन तो होना ही चाहिए, यानी कि भाई ऑफ कोर्स अगर मैं बोल रही हूँ करेक्टर है तो करेक्टर टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए, अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर, दिस इज टपल 1, अगर इस पर्टिकुलर टपल की बात की जाए तो ये टपल में इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, इस एट्रीब्यूट के डोमेन तो सेटिस्फाई है कि ये डोमेन इसी डोमेन से, लेकिन दो वैल्यू अलाउ नहीं है। ये यही बोल रहा है कि भाई किसी भी एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी वो जो है एटॉमिक होनी चाहिए, वो सिंगल वैल्यू, यानी कि हर एक टपल, दिस इज टपल 1, हर एक टपल का जो हर एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी सिंगल, डबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट एनएफ में नहीं है, दिस इज इन फर्स्ट एनएफ। देखो आईडी 1 1, अगर एक पर्टिकुलर टपल, दिस इज टपल 1, दिस इज टपल 2, 1 एलिस मैथ, 1 एलिस साइन, रिपीटेशन को नहीं देख रहे हैं, बट अगर एक पर्टिकुलर टपल की बात की जाए तो हर एक एट्रीब्यूट जो एक पर्टिकुलर डोमेन, डोमेन मतलब आईडी इंटीजर, करेक्टर वेर केयर बोलते हैं ना अगर हमने स्किल पढ़ा, इसे इंटीजर, सिंगल सिंगल वैल्यूज है, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब जो वर्स्ट एनएफ है वो क्या डिसअलाउ करता है, सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट है, ये क्या है सेट, ये आप सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि मैथ्स साइंस ये अलाउ नहीं करेगा। टपल ऑफ वैल्यूज, टपल ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, मेरे पास एक टेबल है जिसमें नेम और एड्रेस, जिसमें नेम है ए और एड्रेस क्या है स्ट्रीट XYZ, सिटी आपका Y, ऐसे अलाउ नहीं है कि एक एड्रेस एक एट्रीब्यूट है उसे आपने टपल ऑफ वैल्यूज, यानी कि एक स्ट्रीट है एक सिटी है, ऐसे फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन, ये अलाउ नहीं है। सिंपली फर्स्ट एनएफ कहता है कि हर एक टपल में जो एट्रीब्यूट्स है उनकी वैल्यू सिंगल एटॉमिक होनी चाहिए, ये अलाउ नहीं है। कहने को आप कहेंगे कि मैम स्ट्रीट की वैल्यू XYZ है, सिटी की वैल्यू Y है, नहीं, आपको अगर इसे लिखना है तो आपको इसे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई नेम मेरा स्ट्रीट सिटी, आप रिलेशन के अंदर रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कि एक टेबल के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट की सिंगल सिंगल वैल्यू। नॉन टेक्निकल देखो ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार ये कंफ्यूज कर देते हैं, नवाते में लिखी हुई है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बट ये जो इतनी कहानी लिखी है इसका सिंगल से मतलब है हर एक सिंगल एट्रीब्यूट की सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं है। या जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस के अंदर क्या होता है भाई, स्ट्रीट होती है, सिटी होती है, ब्लॉक नंबर होता है, आप एक जगह नहीं लिख सकते। अगर स्ट्रीट है तो स्ट्रीट का एक अलग एट्रीब्यूट बनेगा, सिटी का अलग बनेगा, ब्लॉक का अलग बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा, एक जगह नहीं बन सकता, ठीक है। या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि सेट और वो दोनों को आप कंबाइन कर दें, इट इज नॉट ऑल्सो अलाउ। या आप कह सकते हैं फर्स्ट एनएफ डिस अलाउ द रिलेशनशिप विद इन रिलेशन, यानी कि एक एट्रीब्यूट के अंदर एक और रिलेशन, जैसे एड्रेस था, एड्रेस के अंदर क्या था, स्ट्रीट थी, सिटी थी, ये चीज अलाउ नहीं है, आपको सिंगल वैल्यू रखनी है। मतलब ये जो कहानी है ये मतलब ये घुमा के है, बस ये वो चीज बता रही है जो मैं आपको सिंगल लाइन में बता रही हूँ कि भैया
ये एक एट्रीब्यूट है, इसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी एटॉमिक, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे कि रिलेशन विद इन रिलेशन, यानी कि आपके पास एक एट्रीब्यूट है आईडी, सिंगल वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, नेम है एलिस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है एड्रेस, एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, सिटी है, यानी कि एक रिलेशन, रिलेशन मतलब एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल है। एक तरह से एड्रेस जो है सिंगल नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्दर दो पार्ट को, स्ट्रीट और सिटी। इट इज नॉट अलाउड, यानी कि ये आपकी टेबल फर्स्ट एनएफ में नहीं है। ठीक है, तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हो, इसे फर्स्ट एनएफ में कैसे बना सकते हो? आईडी एज इट इज, नेम एज इट इज, रेदर देन एड्रेस लिखने की जगह स्ट्रीट और सिटी, क्योंकि इतना लिखने के बाद सिंगल सिंगल एटॉमिक वैल्यू है। सिंगल एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, वन को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। अगर आप बात करें एलिस राम या कुछ लिखना चाहे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, फर्स्ट नेम एलिस लास्ट नेम, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसा होता तो आपको सिर्फ नेम की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिखना होता। जो आप टेबल फिल करते हो, यानी कि जब आप डेटाबेस बनाते हो, आपने जब एसक्यूएल में डेटाबेस सीखा है, जब आप डेटाबेस बनाते हो तो आप डेटा को हमेशा एटॉमिक फॉर्म में ही भरते हो। जैसे आप SSN, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या ये इस तरह से लिख दो। और आप कहेंगे मैम एड्रेस को, हाँ या तो आप एड्रेस को ऐसे लिख दो 165, पर इस तरह से स्ट्रीट और ऐसे करके नहीं लिख सकते। आपको या तो पूरे एड्रेस को सिंगल एटॉमिक वैल्यू बना दो कि 165 मोहन नगर, ऐसे करके सिंगल लिख दो, बट आप इस तरह से रिलेशन के अंदर रिलेशन नहीं बना सकते। इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमेशा हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि जो भी हम डेटाबेस में डेटा भरते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें बोला ही जाता है, यानी कि ये डेटाबेस में पहले से ही रिस्ट्रिक्शन है सॉरी, यू हैव टू फिल द वैल्यू इन अ सिंगल एटॉमिक, है ना। लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसा दे रखा है और आपसे पूछा जाए, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरेटिकली ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो डेटा तो नहीं दिया जाएगा, वो आपसे ऐसे वैल्यू देंगे, तो यहाँ तो कोई डेटा भरा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एनएफ में क्या दिक्कत आती है, क्योंकि फर्स्ट एनएफ थ्योरेटिकली आ जाता है। तो हम ये बोलते हैं बाय डिफॉल्ट जो हम डेटा भरते हैं डेटाबेस में, इट इज इन फर्स्ट एनएफ, मतलब आपको सिखाया ही जाता है कि आपको सिंगल सिंगल वैल्यू भरनी है। ठीक है, अब देखो ये मेरे को एक टेबल दे रखी है कि डिपार्टमेंट नंबर मेरी प्राइमरी की है, और आप डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट ये और डिपार्टमेंट लोकेशन ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या ये फर्स्ट एनएफ में है? भाई देखो, अगर आपको ऐसे दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट नेम सिंगल वैल्यू, डिपार्टमेंट नंबर मेरी प्राइमरी की सिंगल वैल्यू, डिपार्टमेंट DMSSN सिंगल वैल्यू, लेकिन ये क्या है मेरी मल्टीपल वैल्यू, इट इज नॉट अलाउड। तो ये फर्स्ट एनएफ को वॉयलेट कर रहा है। अगर आपको टेबल जो है फर्स्ट एनएफ में नहीं दे रखी है तो उसे फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करने के 3 तरीके हैं। तीनों में से फर्स्ट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता तीनों होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर उसने बोल दिया कि काफी तरीके से बनाओ तो कैसे बनाओगे? अभी कैसे पता चला फर्स्ट एनएफ में नहीं है? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, पर जो डी लोकेशन है उसमें क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज है, इट इज नॉट अलाउड, इट मस्ट बी यूनिक। तो क्या तरीका है? पहला तरीका है कि डी लोकेशन को अलग टेबल में स्टोर कर दें, यानी कि पहला तरीका क्या है, देखो आपका डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट MGR SSN, ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे, इनको एज इट इज एक साथ लिखने दिया। अब आपको पता है कौन प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की के साथ इसे अलग लिख दिया। आपको पता है ना कि डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट लोकेशन आपकी एक प्राइमरी की बन जाएगी, यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अब एक चीज बताओ कि सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि अब 5 अगर अकेला बनाएंगे तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू हो जाए, क्योंकि 5 5 5, इसलिए डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट लोकेशन दोनों प्राइमरी की हो जाएंगी, और हम इन्हें अलग लिख देंगे। देखो 1 हॉस्टन, 4 स्टेफर्ड, 5 बैलरीन, 5 शुगरलैंड, 5
हॉस्टन। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बात करें इस टेबल में 1 हॉस्टन रिपीट हो रहा है, नहीं। 5 बेलिन, यानी कि ये दोनों एट्रीब्यूट मिलके एक सिंगल प्राइमरी की का काम कर रहे हैं, क्या ये दोनों रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो ये एक तरीका है कि आपका जो एट्रीब्यूट परेशान कर रहा हो उसको, जो उस टेबल की प्राइमरी की है उसके साथ अलग टेबल में बना दिया जाए और दोनों को क्या बना दिया जाए? प्राइमरी की। तो इससे जो आपकी टेबल है वो फर्स्ट एनएफ में आ जाती है, यानी कि क्या लिखा है? रिमूव कर दो डीलोकेशन दैट वॉयलेट फर्स्ट एनएफ। क्योंकि देखो फर्स्ट एनएफ को ये 3 एट्रीब्यूट्स मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम इफेक्ट नहीं कर रहे, इफेक्ट कौन कर रहा है? डीलोकेशन। और उसको एक सेपरेट टेबल में ला दो। उस टेबल का नाम मैंने क्या लिखा है? डीपीटी, कहाँ गया? डीपीटी लोकेशन, कुछ भी बना दो नाम, अलॉन्ग विद द प्राइमरी की डी नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और उन दोनों को आपने यहाँ पे प्राइमरी की बना दे, क्योंकि अब रिपीटिशन नहीं हो रहा। दूसरा तरीका क्या है? ये जो है बेस्ट तरीका है, इसमें कोई एरर या कोई भी रिडंडेंसी या कोई भी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, बट जरूरी नहीं है यही मेथड फॉलो किया जाए। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये बोलता है कि ये रिडंडेंसी लाता है, बट देखो रिसर्च 5, 3, 4 बेलेरीन, फिर शुगरलैंड, फिर हॉस्टन, तीनों को अलग अलग लिख दो। कहने का मतलब है रिसर्च रिसर्च रिसर्च, बेलेरीन, शुगरलैंड, हॉस्टन, एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर 4-1। ठीक है, ये इस सॉल्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है रिडंडेंसी लाता है। देखो डी नंबर आपका प्राइमरी की था, अब देखो प्राइमरी की डीलोकेशन भी बनेगा। क्यों बनेगा? अब एक चीज बताओ, अगर मेरी ये प्राइमरी की ना होती, सिर्फ डीलोकेशन डी नंबर ही मेरी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की का पहला कंस्ट्रेंट क्या है? दैट योर प्राइमरी की नेवर बी डुप्लीकेट, इट नेवर बी नल, इट इज योर फर्स्ट कंसर्न। लेकिन अगर मैं इसको प्राइमरी की ना बनाऊं, सिर्फ इसको ही प्राइमरी की रखूं, तो भाई ये तो उस कंस्ट्रेंट को तोड़ रहा है। 3 बार 5 कैसे आ सकता है? एक ही बार आएगा। इसलिए डिपार्टमेंट नंबर डी लोकेशन तो प्राइमरी की बनेगा, यानी कि 5 बेलेरीन, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, 5 हॉस्टन। अब ये मत कहो कि मैम 5 रिपीट हो रहा है, 5 हॉस्टन एक सिंगल प्राइमरी की है, यानी कि ये वैल्यू दोनों मिलके क्या रिपीट हो रही है? कहीं नहीं, हॉस्टन अकेला रिपीट हो रहा है पर 5 हॉस्टन ऐसा नहीं है। तो एक तरीका तो क्या है? 2 टेबल में बना दो, एक क्या है? रिपीट कर दो। देखो ये समझो कि कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का तो वो नहीं होगा, लेकिन देखो रिसर्च 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 जो एक बार लिखा जाना था वो बार बार लिखा जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये जो है थोड़ा सा रिडंडेंसी लाता है और इसको नहीं अडॉप्ट किया जाता। लेकिन अब आप जब क्वेश्चंस करते हैं, आप एक्चुअल में तो डेटाबेस नहीं बना रहे हैं, तो आपको बनाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। तो दूसरा तरीका ये है। एंड थर्ड वन क्या है कि अगर आपको पता है कि भाई कितनी लोकेशन हो सकती है, यानी कि मुझे ये पता है कि मेरा एक डिपार्टमेंट है, एक्चुअली ये तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना? कि भाई जैसे कोई कंपनी है, पहले उसने कोई हेडक्वार्टर खोले, तो वो पहले से कैसे डिसाइड कर सकती है कि उसके हेडक्वार्टर कितने होंगे? भाई देखो अगर वो ग्रो करेंगे तो वो 10 हेडक्वार्टर खोलेंगे, नहीं खोलेंगे कुछ साल के लिए तो रिस्ट्रिक्ट रहेंगे ना। तो एक्चुअली तो ये फीजिबल नहीं है, बट अगर आपको पता हो कि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी मैक्सिमम डिपार्टमेंट लोकेशंस हो सकती हैं, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं? रेदर देन सिंगल इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को बनाने का, इसको फर्दर डिवाइड कर दो, यानी कि डिपार्टमेंट लोकेशन 2, डिपार्टमेंट लोकेशन 3। अब देखो ये पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट चलो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो तो आप कुछ चीजें पहले प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके में क्या डिपार्टमेंट्स रखोगे। पहली बात तो वो भी प्रेडिक्ट नहीं होता कि भाई चेंज हो सकता है इन फ्यूचर, बट ये आप मान सकते हो कि डिपार्टमेंट, बट कितनी जगह पे आपके हेडक्वार्टर खोलेंगे? वो फर्स्ट जिस दिन आप कंपनी खोलते हो
उस दिन नहीं डिसाइड कर, क्योंकि डेटाबेस किसी कॉलेज का बनता है, या कोई कॉलेज फर्स्ट डे डिसाइड नहीं करता कि वो अपनी कितनी ब्रांच चलाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसके 5-10 साल में वो कितना ग्रो करता है। जितना वो ग्रो करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके डिपार्टमेंट्स, उसकी लोकेशंस होती हैं। अब कोई कॉलेज ग्रो कर जाएगा तो वो अपनी 10 जगह खोलेगा, ब्रांचेस नहीं करेगा तो कुछ सालों तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो आप डिपार्टमेंट लोकेशन नहीं बता सकते। अब देखो, अगर अब सिर्फ एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसके 3 लोकेशंस हैं, बाकी जगह तो नहीं है, तो बाकी जगह क्या आएगा, नल नल वैल्यूज आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन का डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि भाई नल वैल्यूज बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती हैं। अगर मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आपकी सिंगल सिंगल है तो नल वैल्यू ज्यादा आना भी डेटाबेस में गुड साइन नहीं होता, नहीं प्रेफर किया जाता। तो सबसे ज्यादा जो तीनों में से जो बेस्ट होता है, वैसे तो फर्स्ट एनएफ में ही एंट्री करी जाती है, यानी कि हमेशा हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू एटॉमिक ही मानी जाती है। लेकिन एज इन कई बार हो सकता है, क्योंकि देखो ये चीज अब तो इम्प्लीमेंट हो गई कि आप जो है डेटाबेस में डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही स्टोर करेंगे, सेकेंड नॉर्मल मतलब आप कभी भी मल्टीपल वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन अभी डेटाबेस आज से थोड़ी बन रहा है, बन बहुत समय से रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें बनाई गई। तो ये 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए जिसमें से कि जो फर्स्ट वन है वो बेस्ट माना जाता है। यानी कि फर्स्ट वन कौन सा, फर्स्ट वन ये, जिसमें आप इसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। यानी कि जो डी नंबर होता है वो किसको, डी नेम को, डी MGR/SSN और डी लोकेशन, तीनों को रिट्राइव कर सकता है। ठीक है, तो ये तो फंक्शनल डिपेंडेंसी, इस एरो से कोई फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो ये बेस्ट वन होता है जहां पे आप जो है 2 टेबल्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ना तो ये रिडंडेंसी से सफर करता है और ये जर्नल वन है, क्योंकि आपको कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लगानी कि मैक्सिमम 3 लोकेशन होगी जो थर्ड वाले में थी। तो बेस्ट वन जो है वो फर्स्ट वन बेस्ट रहता है। इनफैक्ट इफ वी चूज द सेकंड वन सॉल्यूशन, आपको इसे फर्दर तोड़ना पड़ता है। मतलब अगर आप सेकंड वन लेते हैं ना ये वाला, तो आपको फर्दर कई बार सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन जो आप आगे सीखेंगे उसमें फर्दर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिडंडेंसी प्रोवाइड कर रहा है। अब तोड़ना कैसे पड़ेगा वो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो disallow multiple valued attribute that are themselves composite, यानी कि जैसे कि SSN एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू है, ई नेम भी सिंगल एटॉमिक। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट पढ़े थे, अभी देखो जैसे कि मैं बोलती हूँ कंपोजिट एट्रीब्यूट ER डायग्राम में इससे रिप्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं नेम बात करूं और मैंने इसके आगे डबल लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो फर्दर डिवाइड होते हैं। तो प्रोज एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी कि रिलेशन के अंदर रिलेशन, यानी कि इनको हम बोलते हैं नेस्टेड रिलेशन, क्योंकि एक टपल के अंदर फर्दर 2 रिलेशन है। मेरे पास एक एट्रीब्यूट है SSN, एक एट्रीब्यूट है ई नेम, एक है प्रोज, यानी कि आप समझो नेम, नेम को हमने डिवाइड किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आपने एक एट्रीब्यूट के अंदर फर्दर नहीं डिवाइड किया, आपने एक एट्रीब्यूट को कंपोजिट बनाया, तो ये भी फर्स्ट NF अलाउ नहीं करता है। तो अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे तोड़ते हैं, देखो मेरे पास ये जो कि टेबल से हम आसानी से समझ सकते हैं। मेरे पास एक पर्सन है स्मिथ जॉन बी, ये इसका SSN नंबर है। ये 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, एक तो P नंबर और एक फर्स्ट और सेकंड, और इनके आर्स है। दूसरा ये एक पूरा एट्रीब्यूट है प्रोस, जो कि फर्दर डिवाइड हो रहा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। फिर क्या है, नारायण रमेश के, इसका SSN नंबर है, ये 1 पे कर रहा है, ये 2 पे कर रहा है, ये 4 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा है, 2 प्रोजेक्ट्स पे, तो ये भी ये अलाउ नहीं करते हैं। रिलेशन के अंदर रिलेशन, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा है कि वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट को नॉर्मली कर्ली ब्रेसेस से, अभी अगला क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं इट विल नॉट अलाउ इन फर्स्ट NF। अगर ऐसा होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपके पास दिस इज योर प्राइमरी की, इसको और इसको एक साथ एक टेबल में लिख दो, और जो इसकी प्राइमरी की है और इसका P नंबर, क्योंकि एक को आपको पता है ना कि अगर मैं सिर्फ इसको प्राइमरी की रखूंगी और मैं इस टेबल की बात करती हूँ, देखो लिखते हैं SSN
P नंबर और R, है ना। अब अगर मैं 1 2 3 4 ये लिखती हूँ, है ना, सिर्फ इसी को ही प्राइमरी की मानती हूँ। स्मिथ जॉन स्मिथ जॉन सॉरी 1 32.5 और फिर 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट 2 7.5। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि प्राइमरी की 2 बार रिपीट हो, तो इन दोनों को आप प्राइमरी की बनाएंगे, यानी कि जो आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट, वही चीज है जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उन्हें हम तोड़ देते हैं, एसएसएन और पी नंबर अलग आ जाते हैं, वो दोनों प्राइमरी की बन जाते हैं। और आर्स, अब देखो एसएसएन और पी नंबर 1 2 3 4 5 6 1 पूरे टेबल में दोबारा कोई नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 2 दोबारा कोई टेबल में नहीं होगा और उन्हें एक साथ लिख देता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को भी हम अलाउ नहीं करते, यानी कि रिलेशन के अंदर रिलेशन बोलने का तरीका अलग है। तो हर एक, अब ये एक नोट है कि हर एक रिलेशन मतलब हर एक टेबल, रिलेशन यहाँ पे मतलब होता है टेबल। एवरी टेबल इज इन फर्स्ट एनएफ, हम जब एंट्री करते हैं कि ये मानते हैं कि हर एक रिलेशन, हर एक टेबल फर्स्ट एनएफ में होती है, यानी कि जब आप प्रोग्राम कह रही हूँ, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट एनएफ में है, यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो अगर पर्टिकुलर ऐसा ही न्यूमेरिकल दे दें कि इसे फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करो तो बात अलग है, लेकिन जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट एनएफ में होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या डिसअलाउ है। फर्स्ट एनएफ इन शॉर्ट रिलेशन के अंदर रिलेशन अलाउ नहीं करता, यानी कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, या वो टपल्स नहीं होनी चाहिए कि एड्रेस में स्ट्रीट या ऐसे नहीं होना चाहिए, या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स अलाउ नहीं है। ठीक है, ये नोट है। दिस every relation is in first nf because the formal definition of a relation state the value of all attribute must be एटॉमिक, क्योंकि एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि हर एक टेबल का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। ये बोला जाता है जब डेटाबेस बनवाया जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि अब आप कहेंगे मैम जब एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये चीज पहले से ही पता है तो व्हाट्स द नीड ऑफ डूइंग दिस, है ना। इसका जवाब एक्चुअली में जब डेटाबेस बना आज से कम 25-30 साल पहले से, ऐसा समझ लो 20 साल तो मान लो डेटाबेस, पर जब बनना स्टार्ट हुआ तब तो फर्स्ट एनएफ कभी तो आया होगा ना, कि यानी कि जब डेटाबेस बना आपने ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट की जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो चीज जब आई तो पहली बार में तो नहीं पता होगा ना कि कैसे डेटा को स्टोर करें या किस तरह से ज्यादा बेटर रहेगा, या जो आज हम पढ़ते हैं कि डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं, तो कभी तो ये चीज एक रूल बन के आया कि भाई डेटा को आपको ऐसे स्टोर करना है। फिर हमने सबसे पहले डेटा को तोड़ना स्टार्ट किया कि भाई हम जो है मल्टीपल वैल्यूज लिखी, फिर उसे तोड़ा कि मल्टीपल को सिंगल में रखो, उसमें हम कंपोजिट नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। अब वो एक रूल ही बन गया है कि भैया एट्रीब्यूट एटॉमिक होना चाहिए, क्योंकि अब उस चीज को आए हुए बहुत टाइम हो गया। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना सी प्रोग्रामिंग इज योर बेसिक, सी मतलब बहुत कम कंपनीज में ही या बहुत कम एल्गोरिथम में यूज होता है आज के टाइम पे, आप जावा या पाइथन इस पे, बट जो बेस बन के आया जिसने प्रोग्रामिंग को बढ़ाया वो कहीं ना कहीं सी थी, तभी तो सी को बेसिक माना जाता है फर्स्ट ईयर, तो वही यहाँ पे एक वो चीज है। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन कि चेक वेदर इट इज इन फर्स्ट एनएफ इफ नॉट कन्वर्टेड। अब देखो पहली बात, कैंडिडेट एक टेबल है जिसके अंदर एसएसएन एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जॉब हिस्ट्री जो फर्दर 3 पोर्शन में डिवाइड है, कंपनी, हायर पोजीशन, फिर एक और एट्रीब्यूट है सेल्फ हिस्ट्री जो 3 पार्ट से मिलके बना। यानी कि ऐसे समझो ये एक टेबल है एसएसएन नेम जिसके अंदर मेरा एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है जॉब हिस्ट्री जो कि 3 पर कंपनी, हाईएस्ट पोजीशन,
और एक और एट्रीब्यूट है सिल, ये भी अलाउ नहीं है, ईयर, मैक्स और ये, तो इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो सब तोड़ने का मतलब है मुझे फर्दर 2-3 टेबल्स में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली मेरी एक टेबल बनेगी, दैट इज, अगर ये देखो कैप्स में लिखा है, कैप्स में लिख दो कैंडिडेट, जिसमें कि जो दिक्कत नहीं कर रहे हैं, देखो ये मेरी प्राइमरी की है, आप जर्नली प्राइमरी की मान के चलोगे, इंटरनल पार्शियल की कंपनी और ये इसने गिवन है, तो SSN और नहीं, ठीक है, एक टेबल ये बन गई जिसमें कि प्राइमरी की है। अब जो दिक्कत कर रहे हैं उसी अलग लिखो कैन, अब जो ये प्राइमरी की थी इसको लिखो, आपको सिखाया था ना कि देखो जो टेबल में डिवाइड करते हैं तो इसकी प्राइमरी की और एक न्यू प्राइमरी की बनाते हैं, तो एक तो ये रहेगी ही, साथ में इंटरनल पार्शियल की का मतलब है जो अकेले नहीं कर सकती बट इस पोर्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। जॉब हिस्ट के जो ये दो एट्रीब्यूट है इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी कि जो P नंबर है 1 और 2 वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 और 2 यूनिकली आइडेंटिफाई इन दोनों को कर सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 पे इतना वर्क हुआ है, प्रोजेक्ट नंबर 2 पे इतना वर्क हुआ है, और किसने किया है, स्मिथ जॉन ने प्रोजेक्ट नंबर 1 पे इतना किया है, इस पे इतना, यानी कि पार्शियली ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पार्शियल की को उठाते हैं जो कि क्या है, कंपनी, इन दोनों को प्राइमरी की बनाया, और अगला क्या डाला, हाईएस्ट पोजीशन। अब इस टेबल यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर एक और है सैलरी हिस्ट और मैक्स ईयर, ये इसके अंदर है, क्योंकि देखो ये इसके अंदर है ना। तो अब एक और टेबल बनेगी, मतलब कि ये जो जॉब हिस्ट्री के अंदर एक और फर्दर डिवीजन है, देखो ये पहला है, ये इसके अंदर है, तो अब एक और टेबल बनेगी कैंडिडेट कैंडिडेट जॉब हिस्ट और क्या है, सेल। अब इसकी दोनों की, अब देखो इस वाले केस में इसकी प्राइमरी की उठाई थी, तो इन दोनों की SSN कंपनी और इसकी क्या है, ईयर, ये तीनों प्राइमरी की बन गई, और यहाँ पे मैक्स तो इस तरह से रेदर देन एक ही टेबल में करने की जगह आप कहेंगे मैम हमें कैसे, देखो ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद हो रहे हैं और ये यहाँ बंद हो रहे हैं, तो यानी कि ये वाला इसके अंदर है, यानी कि जॉब हिस्ट के अंदर और फर्दर डिवीजन है। तो आपने रेदर देन एक टेबल पे वर्क करने की जगह 3 टेबल में कर दिया। 3 टेबल में करने के बाद ये जो 3 टेबल बन के आई, हर एक टेबल जो है फर्स्ट NF में ही होगी। सिर्फ यही एक क्वेश्चन नवाते में दे रखा है, आपके क्वेश्चन फर्स्ट NF में नहीं आते, मतलब आपको सिर्फ अगर आपको देखना है कैसे डिवाइड करना है, कर्ली ब्रेसेस देखने हैं। देखो पहला कर्ली ब्रेसेस ये है, दूसरा कर्ली ब्रेसेस ये है, ये इसके अंदर है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो प्राइमरी की है इसको अलग लिखो, फिर इसको लिखो और फिर इसको, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट NF कंप्लीट होता है। अब अगला आता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट।
अब मेन जो है यहीं से ज्यादा आप ये मान सकते हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपके नंबर्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं पे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक गिवन रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ एंड ओनली इफ रिलेशन पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और ये मान के चलते हैं हर एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, और पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है वो सीखने से पहले हम इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। आपको एक टेबल दे रखी है RABCD, ये आपको दो क्या दे रखी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम निकालते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की निकालने का तरीका क्या है, पहले इनकमिंग एज किस पे है, C और D पे। AB क्या है, वो एट्रीब्यूट है जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाली, AB का क्लोजर। क्या ये मेरी कैंडिडेट की बन सकती है? हाँ, AB से आप A और B पे पहुंच सकते हैं, और AB से आप D पे पहुंच सकते हैं, B से आप C पे, यानी कि AB मेरी कैंडिडेट की होगी। अब AB मेरी कैंडिडेट की होगी, यानी कि एक ही कैंडिडेट की है, इट इज माय प्राइमरी की। ठीक है, अब क्या बोलता है पार्शियल डिपेंडेंसी, क्या कहती है? पार्शियल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर किसी एट्रीब्यूट को हम पूरी प्राइमरी की जगह, भाई देखो, अच्छा अब इसमें एक चीज और सीखो। अब इसमें प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, यानी कि AB। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते, C और D। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहता है कि अगर आप किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, प्राइम की बात नहीं कर रही हूं, और प्राइम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को रेदर देन कंप्लीट कैंडिडेट की जगह किसी प्राइम एट्रीब्यूट से निकाल पाओ, तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी कि आप किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को रेदर देन कंप्लीट कैंडिडेट की पे डिपेंड ना होके आप उसके किसी पार्ट से निकाल पाओ। देखो, ए बी मेरी क्या है, कैंडिडेट की है। आप ए बी को किससे आप ए बी की मदद से क्या निकाल पा रहे हो, डी। तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, कंप्लीट कैंडिडेट की पे ही डिपेंड है, कंप्लीट कैंडिडेट की ही डी को निकाल सकती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बी से आप किसको निकाल सकते हो, सी को। यानी कि यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि सी है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कंप्लीटली ए बी पे ना डिपेंड होके उसके पार्ट से निकल सकता है, और इसी को ही हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। और यही बोला जाता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउ नहीं है। मतलब आपकी टोटल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी एट्रीब्यूट को सिर्फ कैंडिडेट की से ही निकाल पाओ, उसके पार्ट से ना निकाल पाओ। यानी कि अगर सिंगल एट्रीब्यूट की आपकी कैंडिडेट की है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आपकी कैंडिडेट की दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी है तो आप उस पर्टिकुलर टेबल में किसी भी एट्रीब्यूट को किसी भी और पार्ट से ना निकाल पाओ, पूरे कैंडिडेट की से निकाल पाओ। तो यही बोलता है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना। अ पार्शियल डिपेंडेंसी इज अ डिपेंडेंसी वेयर पोर्शन ऑफ कैंडिडेट की और इनकम्प्लीट कैंडिडेट की डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यानी कि जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके उसके छोटे से किसी पोर्शन पे डिपेंड करता है तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अब ये नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की, तो ये अगर आपसे बोला जाए क्या ये टेबल फर्स्ट एनएफ में है, हर एक टेबल फर्स्ट एनएफ में होती ही होती है। एवरी रिलेशन इन एन एवरी रिलेशनशिप एवरी एट्रीब्यूट होल्ड एटॉमिक वैल्यू, ये है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि हर एक टेबल जिसमें डेटा स्टोर होगा इट मस्ट मीन फर्स्ट एनएफ। लेकिन
ये सेकंड एनएफ में क्यों नहीं है? क्योंकि इस टेबल में दो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है अगर आपके पास ए बी एट्रीब्यूट है तो आप डी की वैल्यू को गैदर कर सकते हो। ये तो ठीक है क्योंकि इसके हिसाब से कैंडिडेट की ये है, लेकिन इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से आप पूरी कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके आप जो है सिर्फ बी पे यानी कि बी से ही सी को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो एक चीज समझो, मेरे पास ए और बी है, ऐसा हो सकता है देखो मतलब कुछ रैंडम वैल्यूज पड़ी हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ ए बी मेरी प्राइमरी की है तो ए बी मेरी कैंडिडेट की है, ए की है, वही मेरी प्राइमरी की होगी। ऑफ कोर्स जब दो तीन कैंडिडेट की होती हैं तब तो आप बोल सकते हो तो उसमें से कोई एक होगी, पर ये दोनों ही मेरी एक ही एट्रीब्यूट मतलब एक ही कैंडिडेट की है, ये मेरी प्राइमरी की है। अब अगर मैं बोल रही हूँ ए बी से डी निकलेगा और प्राइमरी की का क्या कंस्ट्रेंट होता है? इट कांट बी नल। अब देखो ऐसा हो सकता है अगर मैं बोलती हूँ ए बी किसी को निकालता है तो ए नल हो सकता है, बट ये तो नल नहीं होगा, ये नल हो सकता है, ये तो नहीं होगा, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बी है, बी सी को निकाल रहा है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब दोनों ही नल हो, तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। और मैं कह रही हूं मैं प्राइमरी की पे ना डिपेंड हो के मैं उसके पोर्शन पे डिपेंडेंट हूं। अब मैं बोलूं ऐसा कभी हो सकता है कि किसी बच्चे का रोल नंबर ना हो, यानी कि अगर मैंने आज से 7 साल पहले या 8 साल पहले बीटेक की है तो रोल नंबर वो मुझे आज भी अटैच है, वो मेरे से ही बिलोंग करेगा। आज भी अगर मैं एकेटी की साइट पर अपना रोल नंबर डालूंगी तो मेरा प्रज्ञा का बीटेक का ही या एमटेक का ही आपको वो मिलेगा, किसी और के लिए वो रोल नंबर अटैच नहीं। या ऐसा कोई बच्चा आपने कभी सुना है कि जिसका रोल नंबर ही ना फर्स्ट सेमेस्टर में तो होता है, उसके बाद आपसे एक रोल नंबर अटैच हो जाता है, वो पूरे 4 साल चलता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई बच्चे पहला साल तो करते हैं बट जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है ना, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो रोल नंबर उसी से ही बिलोंग करता है और वो सीट खाली रहती है। तो वही यहाँ चीज है कि भाई आपका जो कोई भी एट्रीब्यूट है वो पर्टिकुलर एक कैंडिडेट की पे ही डिपेंड हो, क्योंकि अगर वो बी से निकाल रहा है और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कहीं कि बी अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर यहाँ तो दिक्कत आएगी। इसलिए अपने डेटाबेस में डिस्क्रिपेंसी ना आए, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज देखी जाती है कि पूरे कैंडिडेट की पे ही डिपेंड हो, इस पे डिपेंड ना हो। अच्छा, अब ये सेकेंड एनएफ में तो नहीं है। जब ये सेकेंड एनएफ में नहीं है तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? इसे तोड़ देना टेबल्स में, और टेबल्स में तोड़ के अब देखो ये एक सिंगल टेबल थी, अब ये एक सिंगल टेबल थी जिसके अंदर दो थे। अब इसको सिंगल टेबल ना रख के मैंने इसे दो टेबल बना दी जिसमें कि 3 एट्रीब्यूट है ए बी डी, और ए बी क्या है? मेरा प्राइमरी की है। ए बी से आप क्या निकाल सकते हो? डी। दूसरी टेबल क्या है? R2, जिसमें कि आपका बी सी एट्रीब्यूट्स हैं और बी मेरी की है। अब ये जो टेबल है ये दोनों क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि एक सिंगल टेबल को आपने दो टेबल में तो अब कहेंगे मैम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कंफर्म करिए? भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होते ही होते हैं। अब देखो ये क्या है? ए बी मेरी एक प्राइमरी की है यानी कि कैंडिडेट की है। आपके पास 3 एट्रीब्यूट है। आप ये देखो, अगर आप इसकी बात करें मेरे पास अगर सिर्फ इसकी बात करें R1 की, आई हैव दिस सिंगल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड दिस इज माई डी एट्रीब्यूट। इनकमिंग एच ए बी पे नहीं है, ए बी पे ट्राई करूंगी तो ए बी से तीनों एट्रीब्यूट मिल रहा है, तो ए बी इज माई कैंडिडेट की और वही मेरी प्राइमरी की है, और ए की फंक्शनल डिपेंडेंसी और कैंडिडेट की पे ही डिपेंड कर रहा है डी, तो ये मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है? दूसरी टेबल है जिसमें सिर्फ ए की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बी से आप सी को निकाल सकते हैं। अब सी पे इनकमिंग एज है, बी पे नहीं है, बी का क्लोजर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? सी, यानी कि सारे एट्रीब्यूट मिल गए, तो बी इज माई कैंडिडेट की है ना। अब ए की कैंडिडेट की है वही प्राइमरी की है, तो भैया बी पे ही तो डिपेंड कर रहा है, सी किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस टेबल को मैंने दो में तोड़ दिया और ये मेरा क्या बन गया? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अच्छा, ये मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है?
अब आपसे पूछा जाए कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और आपको चेक करना है कि भैया वो पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं, यानी कि आपसे कई बार मैं आपको आगे मैंने डिफरेंस बताऊंगी 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए कहीं पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है जब आप किसी एट्रीब्यूट को या किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर सको किसी प्राइम एट्रीब्यूट से, रेदर देन वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कंप्लीट कैंडिडेट की पे ना डिपेंड होके पार्शियली किसी पर्टिकुलर प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो, उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि हर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट उस टेबल के अंदर हर एक कैंडिडेट की से ही, प्राइम एट्रीब्यूट से नहीं, कैंडिडेट की से ही निकले, उसे बोलते हैं टोटल डिपेंडेंसी। यानी कि वेन एवर वी फाइंड every non-prime attribute from the candidate key only, then that particular table has every functional dependency is in 2 second normal form। ठीक है, बाकी मैं आगे आपको डिफरेंस लिखवाऊंगी, बट अभी जैसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि कैसे चेक करें, या तो ए जो है सबसेट हो कैंडिडेट की का, भाई ए जो है सबसेट हो एंड बी जो है नॉन, आपने प्राइम एट्रीब्यूट, अब इसी से एक क्वेश्चन आता है, सपोज मैं मानती हूं ए बी इज माई कैंडिडेट की, लेट, है ना, अब देखो ए बी इज माई कैंडिडेट की, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी सही है, क्योंकि सी को आप ड्राइव किससे कर रहे हो, ए बी से, किसी और से ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो ये मेरा फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है ये पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को। अब पहली बात, अगर मैं मानती हूं कि मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, ए बी 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, और ए बी मेरी कैंडिडेट की है, तो ये दोनों तो मेरे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है ना, बट ये दोनों मेरे क्या हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना। तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की ही ड्राइव कर रही है, ठीक है जी। डी मेरा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, है ना, और इसको कैंडिडेट की ना ड्राइव करके एक कौन ड्राइव कर रहा है, प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये मेरा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन पार्शियल की होने का मतलब ए जो है सबसेट हो कैंडिडेट की का, सबसेट मतलब पोर्शन हो, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी से, और साथ में जिसको वो ड्राइव कर रहा हो वो क्या होना चाहिए, नॉन प्राइम, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि एक साइड तो पार्शियल हो और एक साइड क्या हो, आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब ये क्या लिखा है, ए टेंड्स टू बी, ए इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, इधर की साइड का ऑफकोर्स सबसेट है, लेकिन ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, बी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये वाला सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। ये मतलब लिखा हुआ है पर बच्चे से गलत करके आते हैं। अब समझो इसने क्या बोला है, पार्शियल डिपेंडेंसी कब होगी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एक नहीं बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, एंड वो बोथ कंडीशन क्या है कि भैया जो इधर की साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट का पार्ट हो, ये तो आपको समझ आ जाती है बात, लेकिन जो इधर की साइड है इट मस्ट बी नॉन प्राइम। अगर इधर का जैसे ए किसको ड्राइव कर रहा है, बी को, कहने को ये बेकार की बात है, लेकिन हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में प्राइम पे वर्क नहीं कर रहे, हमारी प्रॉब्लम है कि एक कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव करे, एक प्राइम को ड्राइव कर रहे हैं, उसको हम अभी कंटेक्स्ट में ले ही नहीं रहे। तो अगर ऐसा कहीं आता है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर ऐसा कहीं आता है आपसे पूछा जाए इन तीनों में से कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड that thing that they drive is a non-prime attribute, but here of course that condition is satisfied that on the left hand side A is a subset of AB, but what it drive B, and B is not prime, B is not non-prime, it is prime, तो ये second normal form में है,
ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं जब कंफ्यूज करना होता है सेमेस्टर में फैकल्टी को, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं देगी, वो ऐसे देगी। और अगर ऐसा होता, अगर मैं बोलती हूं ऐसा है, तो कितनी टेबल्स बनेंगी? टेबल्स 2 ही बनेंगी। एक टेबल बनेगी R1 ABC, AB इज माई प्राइम, और इसके अंदर आपका AB टेंड्स टू C और A टेंड्स टू B आ जाएगा, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि एक प्राइम प्राइम को ड्राइव कर रहा है। और R2 में क्या आता? A टेंड्स AD और A प्राइम हो जाता, यानी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A टेंड्स टू B, वो इसके अंदर ही रहती, वो अलग नहीं जाती, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क किससे पड़ रहा है? सिर्फ प्राइम। अब देखो एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ठीक है, इसे आप लिख लेना एज एन एग्जांपल। अगर सपोज एक एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अब मैं मानती हूँ ABC इज माई प्राइमरी की, मतलब हमने माना ये पूरा निकाल रही है ना। तो अब मैं देखती हूँ AB टेंड्स टू D, ठीक है, ये था आपकी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, और आपके पास टेबल क्या है? ABCD, ठीक है, और ABC इज माई क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। आप कहेंगे मैम AB है ना, अच्छा C ले लेते हैं, ठीक है, ABC हमने मान लिया, ये एक एग्जाम्पल है। ये मतलब ये मत लेना कि ये निकाल रहा है भाई ABC से D, हाँ, तो ABC हो गया खत्म। हो सकता है A से ही अकेले निकल रहा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरा मोटिव करेक्ट कैंडिडेट की निकालना नहीं है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझाना है ना। तो अगर मैं बात करूं ABC पे D डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, B पे E डिपेंड कर रहा है। अब मैं इसमें बताऊं, अगर मैं बात करूं प्राइम एट्रीब्यूट की, तो प्राइम एट्रीब्यूट तो मेरे ABC हैं, और जो नॉन प्राइम है वो D और E है। तो एक ये क्या है? अल्फा टेंड्स टू बीटा, अल्फा इज अ सबसेट ऑफ प्राइम, यानी कि बीटा इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, और इधर की साइड जो बीटा है वो नॉन प्राइम, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब अगर बात की जाए B टेंड्स टू C, B एक सबसेट है कैंडिडेट की का, बट ये नॉन प्राइम नहीं है, ये क्या है? प्राइम है। ये क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। अगला A किसको ड्राइव कर रहा है? C को, तो इट इज ऑल्सो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि अब अगर मैं तोड़ना चाहूं तो टेबल कैसे टूटेगी? ये टूटेगी ABC, ABC मेरी प्राइमरी की, ABCD, ABC मेरी प्राइमरी की है, ABC मिलके D मिल रहा है, B टेंड्स टू C आ रहा है, A टेंड्स टू C आ रहा है, और दूसरी टेबल बनेगी R2 जिसमें BE होगा, B प्राइमरी की होगी और B टेंड्स टू। तो ये चीज जो है मेनली याद रखने की है। We are only working on non-prime attribute. We are here not working on prime. So if any prime attribute drive any prime attribute, so we don't consider it that particular functional dependency is in second normal form. मतलब ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप ये मत कहना कि मैम ये तो मतलब A B ही सबको ड्राइव कर रहा है या A। यहाँ पे मेरा मोटिव कैंडिडेट की नहीं, वो तो मैं आपको समझा चुकी। मेरा मोटिव था कि प्राइम नॉर्म, जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएंगे तो वी आर वर्किंग ऑन अबाउट ये जो प्राइम नॉन प्राइम की है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे वो हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर टोटली वर्किंग ऑन नॉन प्राइम वन, ठीक है। यानी कि जो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है वो कहती है कि जब एक नॉन प्राइम, पर्टिकुलरली इस लाइन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कर लिया है, हम इसके क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इस पे आपके के ट्यू के क्वेश्चंस आते हैं,
वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। मतलब अब आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ आ गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।